तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर। हेलो, मैं डॉक्टर वैभव प्रकाश सहाय, सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट। मैं अभी मगध मेडिकल कॉलेज में लेवल 3 आईसीयू में वर्क कर रहा हूँ। कोविड आईसीयू है वो। अभी कुछ दिन पहले ही बाबा रामदेव का एक मॉडर्न मेडिसिन के प्रति एक उन्होंने जिस तरह की स्टेटमेंट उनका आया था कि मोर देन 1000 डॉक्टर जो कि कोविड का वैक्सीन लगाने के बावजूद भी वो अपने आप को नहीं बचा पाए तो दूसरे का क्या इलाज करेंगे। तो मेरा आज का वीडियो इसी मॉडर्न मेडिसिन के बारे में, आप लोग के बारे में कुछ जानकारी देना है और लोगों की भ्रांतियाँ दूर करना है। मैं सभी जो भी आयुष चिकित्सा है, होम्योपैथिक चिकित्सा है, यूनानी चिकित्सा है, सभी चिकित्सा को मैं सम्मान करता हूँ। मेरा ये कहने का मतलब कि मॉडर्न मेडिसिन जो कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है और पूरे वर्ल्ड में इस मेडिसिन को एक्सेप्ट किया गया है, तो इसमें कोई भी बीमारी को कैसे बेस्ट तरीके से हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं, ये जो मेडिसिन है वो क्लिनिकल जो ट्रायल होते हैं हमारे, उसके बेसिस पर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बेसिस पर एक प्रोटोकॉल बनाया जाता है। उस प्रोटोकॉल के तहत कोई भी बीमारी को बेस्ट वे के कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। तो हम लोग जैसे MBBS 3rd ईयर, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, इसके लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो का जो टॉप में हेडिंग है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये वीडियो बनाने का मतलब है कि आपको सचेत करना, किसी भी बाबाओं का अंधभक्त नहीं बनना। तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें यह है कि कोई भी बीमारी हो तो एलोपैथिक मेडिसिन बोलती है कि किसी भी बीमारी को हम कैसे किसी भी बीमारी से हमें कैसे बचा जा सकता है। तो इसमें 4 लेवल के प्रिवेंशन होते हैं: प्रीमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्सरी प्रिवेंशन। तो आप लोग को मैं अभी प्रीमोडियल प्रिवेंशन और प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसका प्राइमरी प्रिवेंशन हिंदी मतलब हो गया प्राथमिक रोकथाम, तो इसके बारे में बात करते हैं कि कोई भी बीमारी या दुर्घटना के स्थिति आने के पहले आप सतर्क एवं सावधान रहें। अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो हमें ये बात को समझना होगा कि हमारे जो कोई भी बीमारी के लिए बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। जैसे एज फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लें कि हम सिगरेट पीते हैं, हमारा बीपी जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है, हम 40 ईयर के बाद भी जो फैट का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, हम मोटापा बहुत ज़्यादा है, हम एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, तो हमारे हार्ट की बीमारी होने का खतरा, दिल की बीमारी होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा रहेगा। अगर हम सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं और हमने जिस तरह से पेड़ को पौधे को काट करके जो हमारे वायुमंडल के ओजोन लेयर को मैंने छेद किया है, उससे हानिकारक रेडिएशन जो पृथ्वी पे पहुंच रहे हैं, तो ये सब से भी या जो अभी जितने फास्ट फूड हम लोग खाते हैं उसमें जो कलर सब्सटेंस का जो यूज किया जाता है, ये सब से कैंसर का खतरा बहुत रहता है। अगर जैसे हम गाड़ी चला रहे, रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, अगर हम रोड के नियम को फॉलो नहीं करेंगे और हम सीट बेल्ट लगा के नहीं चलेंगे, अगर हम शराब और दारू पी करके हम गाड़ी चलाएंगे, तो ऑब्वियस है कि एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहेगा। तो प्रीमोडियल प्रिवेंशन या प्राइमरी प्रिवेंशन में, प्राथमिक रोकथाम में बताया जाता है कि जैसे ही ये रिस्क फैक्टर हो तो रिस्क फैक्टर को हमको बचना है। अगर रिस्क फैक्टर को हम नहीं बचेंगे तो कभी भी हमें दुर्घटना हो सकती है, कभी भी हम बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि हम जो हमारी सरकार है, बहुत सारी हेल्थ पॉलिसी बनाती है, उसमें लोगों को हेल्थ अवेयरनेस देती है, हेल्थ के बारे में लोगों को एजुकेशन दिया जाता है और हेल्थ प्रमोशन दिया जाता है कि बहुत सारे विटामिन्स की कमी से, बहुत सारे सब्सटेंस की कमी से कुछ पर्टिकुलर रोग होते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल, जैसे पहले के ज़माना में जो हिमालय की तराई में रहते थे उसको घेंघा रोग होता था। घेंघा रोग में ये गला के पास पूरा सूजन होता था।
तो सरकार ने क्या किया कि जो भी नमक आते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा मिलाई। आयोडीन युक्त नमक खाने से क्या हो गया कि अब घेंघा रोग अब बिल्कुल ही समाप्त हो चुके हैं। उसी तरह के कोई भी बीमारी से कोई भी बीमारी हमें ना हो, इसके लिए बोला जाता है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में आपका आता है एक्सरसाइज आता है, योगा आता है, प्राणायाम आता है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आती है। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा रखेंगे और ये सब रिस्क फैक्टर से दूर रहेंगे तो हमें कोई भी बीमारी हमें नहीं होगी। तो ये सब भी हमारे एलोपैथिक या मॉडर्न मेडिसिन के पार्ट में आते हैं। बहुत सारे जो बाबा के अंधभक्त हैं वो बोलते हैं कि जो एलोपैथिक मेडिसिन में तो आप बीमारी का सिर्फ और सिर्फ दवा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग का कोई भी बीमारी के लिए हम लोग पेशेंट को प्रीमोडियल प्रिवेंशन या प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में जो हमारी सरकार है या बहुत सारे हेल्थ पॉलिसी हैं वो इसी बात को लेकर ये लोगों को एजुकेट करते हैं कि ताकि आप रिस्क फैक्टर आपके ना हो, आप बीमारी से ग्रसित नहीं हो। इसके अलावा जैसे बहुत सारे आजकल टीकाकरण के प्रोग्राम चल रहे हैं। जैसे पहले स्मॉल पॉक्स, पोलियो से बहुत, पोलियो बीमारी में लकवा जिसको हिंदी में कहते हैं, उससे बहुत सारे लोग ग्रसित हो जाते थे। लेकिन आजकल टीकाकरण प्रोग्राम से पोलियो बिल्कुल ही भारत से ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। स्मॉल पॉक्स बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। इसके साथ साथ ही बहुत सारी बीमारी से हम धीरे धीरे उसका डेथ रेट जो है वो कम हो, जैसे सूखी खांसी, निमोनिया, बच्चों में बार बार पोटी होना जिसे डायरिया कहते हैं, और मीजल्स, मम्प, रूबेला, ऐसे बहुत तरह की बीमारियां हैं जो कि टीकाकरण से मृत्यु दर जो है पहले की तुलना में बहुत कम हो चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ सेकेंडरी प्रिवेंशन की। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या है कि जब बीमारी या दुर्घटना हो जाती है, अगर मैंने जल्दी से हस्तक्षेप नहीं किया तो वो बीमारी या घटना और भी आगे बढ़ कर के और भी हमें डैमेज कर सकती है। दिस इज़ द सेकेंडरी प्रिवेंशन। बीमारी या घटना हो चुकी है, अगर जल्दी से हस्तक्षेप नहीं किया तो उसका जो दुर्घटना का जो परिणाम है, दुष्प्रभाव है, और भी अधिक हो सकता है। इसमें क्या कहते हैं कि कोई भी बीमारी हो, जैसे टीबी को ही ले लीजिए। अगर हमें टीबी का तुरंत हमने अगर उसका डायग्नोसिस नहीं किया तो एक व्यक्ति से 100 व्यक्ति को वो टीबी खांसने से, छींकने से 100 व्यक्ति को टीबी फैला सकता है। अगर उसी तरह की लेप्रोसी नामक जिसको कुष्ठ रोग कहा जाता है, अगर हमने ईयरली उसका हम डिटेक्शन नहीं हुआ तो हज़ारों लोगों को वो अफेक्ट कर सकता है। उसी तरह का कोरोना वायरस भी है कि कोई को कोविड हुआ, अगर हमने ईयरली उसका डिटेक्शन नहीं किया तो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर सकता है। तो हम लोग सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं, उसका जब भी कोई इस तरह का सिम्टम्स मिलते हैं उसको तुरंत हम लोग ईयरली उसका डिटेक्ट करते हैं और उसका पर्टिकुलर फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। जैसे मान ले कि किसी को अगर छाती में लेडीज औरत है, उसके छाती में हल्का सा गांठे बना हुआ है, अगर हम स्टार्टिंग में ही उसको अगर अच्छे से हम इवेल्युएट नहीं किया तो उसके बाद में चल के मे भी हो सकते हैं कि वो ब्रेस्ट कैंसर हो सकते हैं। तो अगर स्टार्टिंग में ही हमने उस गांठे का जांच पड़ताल किया और उसमें अर्ली स्टेज में ही उसका मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया तो फर्दर उसका कॉम्प्लिकेशन नहीं हो पाएगा। तो दिस इज़ अ सेकेंडरी प्रिवेंशन। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको इसके दे के समझाता हूँ कि 3 महीने का कोई जन्म लिया हुआ बच्चा मेरे पास आता है कि वो बहरा है। इसका मतलब है कि उसे जन्म से सुनाई नहीं दे रहा है। अगर मैंने उसे 6 महीने में हियरिंग ऐड में नहीं लगाया तो बच्चे की बोलने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। तो 3 से 6 महीना उस बच्चे के लिए क्या हो गया, क्रिटिकल एज हो गया। उस टाइम पे मैंने अगर इंटरवेंशन नहीं किया तो बच्चे का लाइफ बहुत ज़्यादा बाद में चलकर सफ़र करेगा। अगर समय रहते मैंने जागा और तुरंत इंटरवेंशन किया तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। अगर उसी समय मैं बाबा या के किसी के चक्कर में रह जाता तो वो जो क्रिटिकल एज है जिस समय हमको इंटरवेंशन करना चाहिए था तो उस समय इंटरवेंशन नहीं हुआ तो फिर कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसके बाद आता है एक टर्सरी प्रिवेंशन होता है।
टर्शरी प्रिवेंशन के मतलब होता है कि दुर्घटना हुई है, बीमारी हुई है, थोड़ा सा लापरवाही हुई है, थोड़ा देरी भी हो चुका है, अब उसे हम कैसे रिहैबिलिटेशन किया जाए, उसको कैसे जो मेन धारा में उसे लाया जाए। इसको एक छोटा सा मैं उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे हम गाड़ी चला रहे थे, मेरा सीवियर एक्सीडेंट, एक बहुत ही सीवियर एक्सीडेंट हुआ और मेरा एक पैर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, उसे काटना पड़ा। अब हमें क्या है कि उस पैर काटने के बाद हमें नया पैर लगाना होगा, प्रोस्थेसिस जिसको कहते हैं, ताकि हम अपना रूटीन एक्टिविटी या रूटीन लाइफ जो है वो हम कर सके। तो ये क्या हुआ, रिहैबिलिटेशन हो गया। अगर कोई बच्चा जन्म से ही किसी कारणवश या कोई बीमारी से सफ़र करने के बाद उसकी आंख की रोशनी चली जाती है, अंधा हो जाता है, तो वैसे बच्चे को मुख्य धारा में लाने के लिए बच्चे के लिए ब्लाइंड स्कूल होते हैं, ताकि वो बच्चे ब्लाइंड स्कूल में जाकर कुछ पढ़ सके और मुख्य धारा के साथ अटैच हो सके। दिस इज अ टर्शरी प्रिवेंशन। अब मैं आप लोग को मेरा वीडियो बनाने का ये सारांश ये है कि हमारी एलोपैथिक पद्धति में कोई भी बीमारी को हम अगर समय रहते ईयरली इंटरवेंशन कर लेते हैं तो हम बीमारी को कॉम्प्लिकेशन को रोक लेते हैं। और अगर सबसे ईयरली में अगर हम रिस्क फैक्टर, जो मैंने प्राइमोडियल और प्राइमरी प्रिवेंशन की बात की थी, कि वो रिस्क फैक्टर को अगर हम समझ लेते हैं, हमें बता दिया जाता है, हम जान जाते हैं, तो वो जो कोई भी बीमारी जो रिस्क फैक्टर, वो बीमारी हमें नहीं हो पाएगी। तो ये चीज़ है कि अगर हम मान लीजिए रिस्क फैक्टर को मैंने हटा दिया, अगर हमने लाइफ स्टाइल अच्छे से मॉडिफिकेशन किया, और तो हमारे बीमारी होने के इंसिडेंस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो एक बात और मैं बताया था कि हमारे पद्धति में कभी भी कोई भी डॉक्टर जो है, जैसे कोई नेचुरोपैथी जो भी होते हैं, तो उसको हम लोग कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि वो ख़राब है। जैसे कोई व्यक्ति तुलसी का काढ़ा पीता है या गिलोय का सप्ताह में 1 से 2 बार काढ़ा पी रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 बार काढ़ा पी रहा है, दूध में अगर हल्दी मिला के पीता है, तो जितनी नेचुरोपैथी है हम लोग सबको कोई भी जो डॉक्टर होते हैं एलोपैथी के या मॉडर्न मेडिसिन के, ये सब सभी चीज़ों को अच्छा मानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जितना हम प्रकृति के साथ हम जुड़ेंगे, जितना हम प्रकृति के चीज़ों का यूज करेंगे, और जितना हम अच्छे से योगा, प्राणायाम, फिजिकल एक्सरसाइज, अपने हेल्थ पर हम कॉन्शियस रहेंगे, तो हम बिल्कुल ही निरोग रह सकते हैं। अब मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि मैं लोगों को ये अवेयरनेस पैदा करना चाहता हूँ कि आजकल एलोपैथिक मेडिसिन में भी दवाइयों का बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। और जैसे एलोपैथिक के लिए जो डॉक्टर होते हैं, जैसे उनकी डिग्री MBBS होते हैं, मास्टर ऑफ बैचलर एंड मास्टर ऑफ सर्जरी, उसके बाद जो डिग्री होती है उनकी डिप्लोमा होती है, सुपर स्पेशलाइजेशन डिप्लोमा है, डिग्री है, और उनकी सुपर स्पेशलाइजेशन की डिग्री होती है। उसी तरह का आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन है, यूनानी मेडिसिन होते हैं। आजकल एलोपैथिक मेडिसिन में क्या हो रहे हैं कि कोई भी बंदा अंग्रेजी दवाइयों को लिख रहा है। आप विदेश में चले जाओ, बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाइयाँ नहीं मिलती है। यहाँ हमारे देश में क्या हो रहा है कि आयुर्वेद के भी डॉक्टर अंग्रेजी दवाइयों को लिख रहे हैं। बहुत सारे जो हमारे PSC में आयुर्वेदिक डॉक्टर पोस्ट है, वो देखते हैं धड़ल्ले से अंग्रेजी दवा को लिखते हैं। और बहुत सारे ऐसे जो हमारे कंपाउंडर हैं या जितनी भी दवा दुकान है, वो धड़ल्ले से अंग्रेजी दवाइयों को लिखते हैं और लोग उसका यूज करते हैं। इससे ड्रग का मिसयूज होता है। तो मेरा वीडियो बनाने के ये मतलब है कि आपको सचेत करना। और मैं किसी भी दूसरे पद्धति आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं, हाँ आप आयुर्वेदिक का इलाज कीजिए, मैं उसका सम्मान करता हूँ और उससे बहुत लोग बेनिफिट भी होंगे। आज अगर होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक का इलाज करेंगे, अगर यूनानी के डॉक्टर हैं तो यूनानी पद्धति से अपने इलाज करेंगे। लेकिन बिना डिग्री वाले बाबा, जिस तरह की ये स्टेटमेंट उन्होंने बाबा रामदेव का आया था,
वो बहुत ही हमारे देश के लिए और पूरे हम लोग के लिए भी उस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। और कोई भी आपत्ति का अगर आप इलाज कराते हैं, आपको हमेशा सतर्क रहना होगा कि उस पत्ती से आपका, जैसे हमारा आप डायबिटीज़ हैं, आपने आयुर्वेदिक या कोई पत्ती से इलाज होम्योपैथिक से करा रहे हैं, आपका ग्लूकोज कंट्रोल है कि नहीं है। ऐसा नहीं किसी भी पत्ती पर या दवाओं के अंधभक्त में बन करके हमें सीरियस कॉम्प्लिकेशन के रूप में हमें लैंड नहीं करना है। ठीक है, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर करें।